Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to PMDC online lecture room. I am Assistant Professor Mathematics Sidra Kamal from Peshawar Model Degree College Girls. The topic which we are going to discuss today is limit of a function. This topic is taken from first chapter of the second year mathematics book of Peshawar Board. First of all, I will define what is limit of a function. So here is the definition. If f of x is a function of x and c L are the real numbers, then L is limit of the function f of x if f of x approaches to L when x approaches to c. Means कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और उसका एक फंक्शन गिवन है f of x और आपके पास एक वैल्यू है c जो कि एक रियल नंबर है. जैसा कि हम जानते हैं हर रियल नंबर के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर इनफाइनाइट रियल नंबर्स मौजूद होते हैं. राइट साइड पर उससे ग्रेटर और लेफ्ट साइड पर उससे लेस. सी के राइट साइड पर उससे बड़े रियल नंबर्स मौजूद होंगे और सी के लेफ्ट साइड पर उससे छोटे रियल नंबर्स मौजूद होंगे. अब अगर हम x को वैल्यूज असाइन करते जाएं सी के राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर तो उसके रिजल्ट के तौर पर फंक्शन भी आउटपुट अपना देता जाएगा जो कि f ऑफ x की वैल्यूज होंगी. हमने ये देखना है कि जब हम x को वैल्यूज असाइन करते हैं सी के राइट साइड से अप्रोच करते हुए सी तक या उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए सी तक, तो हमने देखना है कि फंक्शन किस वैल्यू किस रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है. अगर वो किसी रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो रियल नंबर L इस फंक्शन की लिमिट कहलाया जाएगा. इस चीज़ को हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू L. इस आइडिया को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है. इसके रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे एक टेबल में लिखे हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए. फंक्शन हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. हमने देखना है कि जब x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 की तरफ अप्रोच करता है आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड तो ये फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है. अगर वो कोई एक ही रियल वैल्यू है तो इस फंक्शन की लिमिट जो है वो रियल वैल्यू वो वाली रियल वैल्यू कहलाया जाएगा. जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में मैंने 2 से छोटी वैल्यूज़ ली हैं जैसे कि 1 और 1 से स्टार्ट करते हुए मैंने x को वैल्यूज़ असाइन की हैं 2 से करीब तक. तो आप देख सकते हैं और ये इसमें आपके पास जो ये सेकंड कॉलम है ये उन x की वैल्यूज़ पर फंक्शन का आउटपुट है. तो जब मैंने फंक्शन को x की वैल्यू 2 से छोटी 1 से मैंने स्टार्ट किया मैंने 1 वैल्यू असाइन की तो उसका आउटपुट आ रहा है 3. इसके बाद मैं 1 से वैल्यूज लेती जाऊंगी 2 के करीब तर. तो मैंने 1 के बाद 1.5 वैल्यू असाइन की है x को तो उसका आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो है 3.5. इसके बाद मैंने उसको वैल्यू असाइन की 1.9 तो आउटपुट आ रहा है 3.9. फिर इसके बाद मैंने वैल्यू असाइन की 1.99 जिस पे आउटपुट आ रहा है 3.99. इसके बाद मैंने इसको वैल्यू असाइन की 1.999 तो इस पर इसका आउटपुट आ रहा है 3.999. एंड सिमिलरली जब मैंने इसको वैल्यू असाइन की 1.9999 तो इस पर इसका आउटपुट 3.9999 आ रहा है. आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं 2 के करीब तर वैल्यू देती जा रही हूँ एग्जैक्टली 2 नहीं देना बल्कि 2 के करीब तर वैल्यूज देती जा रही हूँ तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है उसकी वैल्यूज 4 के करीब तर हो रही हैं. सिमिलरली मैंने इस थर्ड कॉलम में मैंने x को वैल्यूज असाइन की हैं 2 से बड़े से स्टार्ट किया है लेकिन आपको इसको 2 तक लेकर जाना होगा. तो मैंने 2 से बड़ी वैल्यू ली है 3 पर इस फंक्शन का आउटपुट आपको फोर्थ कॉलम में नजर आएगा 5. इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू 3 से मैंने इसको 2 की तरफ लेकर आना है तो इसकी वैल्यू मैंने असाइन की 2.5 तो इस पर आउटपुट आ रहा है 4.5. इसी तरह से 2.1 असाइन किया तो वैल्यू आ गई 4.1. 2.01 असाइन किया तो वैल्यू जो आउटपुट है वो आ गया 4.01. सिमिलरली 2.001 का आउटपुट है 4.001 एंड 2.0001 का आउटपुट है 4.0001. आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कि मैंने इसको वैल्यूज 2 से बड़ी असाइन की हैं लेकिन 2 से बड़ी वैल्यू से लेकर 2 के करीब तर वैल्यू तक आपने आना है. तो एग्जैक्टली 2 यहाँ पर पुट नहीं करना बल्कि 2 से करीब तर आपने आना है. तो आप देख सकते हैं कि मैंने चाहे इसको
लेफ्ट साइड से वैल्यूज असाइन की या इसको राइट साइड से वैल्यू असाइन की, दोनों सूरतों में फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब से करीब तर हो रही है और ये दोनों वैल्यूज, दोनों अप्रोच सेम होनी चाहिए, आउटपुट की अप्रोच सेम होनी चाहिए अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप देख रहे हैं ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे हम 2 के करीब से करीब तर वैल्यूज असाइन करते हैं x को, आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड, फंक्शन जो है ये 4 के करीब से करीब तर होता जा रहा है। तो ये 4 जो है इस फंक्शन की लिमिट कहलाया जाएगा, जिसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिखेंगे, जो लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मीन्स कि जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 को अप्रोच करता है तो ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है ये 4 को अप्रोच करता है। अब हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स के लिए कुछ रूल्स हैं, जिनमें फर्स्ट रूल है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन आप जानते हैं कि इसमें आप कोई भी इनपुट जब भी देते हैं ये आउटपुट आपको सेम देता है, एक ही कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होने से आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसकी लिमिट जो है ये वैल्यू के ही रहेगा। सेकेंड हमारे पास है लिमिट रूल, कि अगर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू c और x है तो आपने सिंपली x को रिप्लेस कर देना है इस लिमिट से जो कि c के लिए दी गई है c, तो आपके पास इस फंक्शन की लिमिट जो है ये c आ जाएगा। मल्टीपल रूल ये है कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने सिंपली k को बाहर निकाल दें और फंक्शन की लिमिट इवेलुएट करके जो भी आपके पास रियल वैल्यू आ जाती है उसको k से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको जो आपका फंक्शन है उसकी लिमिट मिल जाएगी। सम और डिफरेंस रूल मीन्स कि अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी लिमिट इवेलुएट करनी है, तो इसके लिए आप ये करेंगे कि लिमिट का ऑपरेटर दोनों फंक्शंस पर अप्लाई कर दें। अकॉर्डिंगली जो भी साइन आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने देंगे। इन लिमिट्स को इवेलुएट करके इनका सम या डिफरेंस जो भी आपने करना है करके जो आपके पास रियल वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल फंक्शन की, जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसकी रिक्वायर्ड लिमिट होगी। इसी तरह से प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शंस हैं x के वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको उसकी लिमिट इवेलुएट करनी है तो आपने सिंपली लिमिट का ऑपरेटर दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई कर दें, इनकी लिमिट्स को इवेलुएट कर दें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिक्वायर्ड लिमिट मिल जाएगी। इसी तरह से क्वोशंट रूल है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और उनकी लिमिट इवेलुएट करनी है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे लिमिट का ऑपरेटर अप्लाई कर दें, न्यूमरेटर की लिमिट भी इवेलुएट कर लें, डिनोमिनेटर की लिमिट भी इवेलुएट कर लें और इसको डिवाइड कर लें, तो जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट होगा। इसी तरह से पावर रूल है कि अगर आपके गिवन फंक्शन है उसके ऊपर होल पावर मौजूद है n, तो लिमिट का ऑपरेटर n को एज इट इज रहने देगा, लिमिट का ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। आपने फंक्शन को इवेलुएट करके लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है और उसकी पावर n ले लेनी है जो भी आपको गिवन है, तो आपको रिक्वायर्ड फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी। इसी तरह से है इक्वल फंक्शन रूल, कि अगर आपके पास दो फंक्शन सेम है तो उनकी लिमिट भी सेम होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व की हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, आप देख सकते हैं यहाँ पर x के फंक्शंस हैं जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपने सिंपली बाय यूजिंग सम और डिफरेंस रूल आपने ये लिमिट का ऑपरेटर तीनों फंक्शंस पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको ये जो x के लिए जो लिमिट दी गई है 2, आपने सिंपली x को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, जहां जहां आपको x नजर आए वहां पर आपने इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये फर्स्ट टर्म आपके पास बन जाएगी 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म आपके पास बन जाएगी 3 इंटू 2 और जो थर्ड टर्म है ये आपके पास जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये एज इट इज आ जाएगा 7। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आएगा 4 प्लस 6 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3। तो ये आपके गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट है। सिमिलरली अगर आपके पास सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है, तो आपने सिंपली लिमिट का ऑपरेटर दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो x की लिमिट आपको गिवन है वो आपने x की जगह पे रिप्लेस कर देनी है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास बन जाएगी 3 प्लस 5 और सेकेंड टर्म आपके पास बन जाएगी 2 इंटू 3 माइनस 7। इनको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास फर्स्ट टर्म से आ जाएगा 8 और सेकेंड टर्म से आपके पास आएगा -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आपके पास आएगा ये गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट होगी। सिमिलरली आपके पास थर्ड एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि दो पोलिनोमियल फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और आपको इनकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है। तो सिंपली आपने लिमिट का ऑपरेटर हर एक टर्म पर न्यूमरेटर की भी
और डिनोमिनेटर की भी हर एक टर्म पे अप्लाई कर देना है। एंड अप्लाई करने के बाद जो आपको z की लिमिट गिवन है 1, आपने जहां जहां आपको z नजर आए आपने वहां z को रिप्लेस कर देना है 1 से। तो आपके पास बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2 जो कि गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट होगा। एंड लास्ट हमारे पास इसमें एक एग्जांपल मैंने की है, लिमिट x टेंड्स टू -2 और फंक्शन आपके पास गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 मीन्स कि इसकी पावर है 1/3। तो मैंने आपको बताया था पावर रूल में कि लिमिट का फंक्शन, लिमिट का ऑपरेटर जो है जहां पर x का फंक्शन मौजूद है ये सिंपली वहां पर चला जाएगा, इस पावर को वो बिल्कुल एज इट इज रहने देगा 1/3। तो मैंने ये किया है कि जो हमारे पास बेस में जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं उन सब के ऊपर लिमिट का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और फिर इसको सिंपली इसमें x को ये जो गिवन लिमिट है इससे रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी -2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म आ जाएगी 3 इंटू -2 और लास्ट टर्म आपके पास जो है ये 2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगी। इसके बाद मैंने बेस में जितनी भी टर्म्स आ गई हैं इनको इवेलुएट किया तो हमारे पास आ गया 8 और बाहर वाली पावर है 1/3 वो एज इट इज है। तो अब आपके पास 8 पावर 1/3 से आंसर आता है 2। तो ये गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट है। ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी जिनको हमने सॉल्व किया। हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक या एम्बिगुअस केसेस आते हैं जिनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट केसेस ऑफ लिमिट्स। याद रखिएगा यहाँ पर इनडिटर्मिनेट केसेस से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपके पास किसी भी लिमिट को पुट करने के बाद अगर सिंपल 0 आ जाए तो ये ओके है, अगर इन्फिनिटी आ जाए तो भी ओके है, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 बन जाए या एट द सेम टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बन जाए या फिर आपके पास कुछ इस तरह का केस हो 0 पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पावर 0 या इस तरह के कुछ और भी केसेस हैं, ये आ जाए तो इनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट केसेस। इनमें से सिर्फ ये पहले 2 केसेस 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, बाकी केसेस आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इनको इनडिटर्मिनेट या एम्बिगुअस केसेस को सॉल्व करेंगे कुछ मेथड से, ताकि हम इन एम्बिगुअस केसेस की बजाय हम अपनी लिमिट तक जो है वो पहुँच जाए। इसके लिए सबसे पहला मेथड है 1 जो कि 0/0 केस के लिए है। इस मेथड को कहते हैं हम फ्रैक्शन रिडक्शन या इसको हम कहते हैं कैंसलिंग कॉमन फैक्टर, भी सम बुक्स में ये लिखा हुआ है कैंसलिंग कॉमन फैक्टर। तो आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, मैंने ये इसके लिए सॉल्व किया ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आपके पास आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पोलिनोमियल मौजूद हैं, x के पोलिनोमियल्स। अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एट द सेम टाइम 0 बन रहे हैं। इस किस्म के केसेस में आपने गौर से देखना होगा कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या समटाइम्स दोनों ही फैक्टराइजेबल होते हैं। आपने देखना है न्यूमरेटर फैक्टराइजेबल है तो उसको फैक्टराइज करना है, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है उसको करना है फैक्टराइज, अगर दोनों फैक्टराइजेबल हैं तो दोनों को फैक्टराइज करें। और अगर आप ये सही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने न्यूमरेटर फैक्टराइजेबल था तो न्यूमरेटर के मैंने फैक्टर्स बना लिए, जैसे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी छोटी क्लासेस में की होगी, मैंने न्यूमरेटर के फैक्टर्स बना लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो ज़रूर एक कॉमन फैक्टर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नज़र आएगा जो कि कॉमन होगा, और जब आप ये कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देंगे तो आप इस 0/0 केस से निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं x माइनस 2 कैंसिल करने के बाद मेरे पास सिर्फ रह गया है फंक्शन x प्लस 3 जिसमें लिमिट अप्लाई करने से कोई एम्बिगुअस या इनडिटर्मिनेट केस नहीं बनता। सो सिंपली यहाँ पर हमने इसको कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया और फिर जो रह गया है हमने उस पर लिमिट अप्लाई की, तो ये हमारे गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट है। इसके बाद मेथड 2 है 0/0 केस के लिए ही, इसको हम कहते हैं फंक्शन रैशनलाइजेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास अगेन वही केस होगा कि लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 0/0 बन रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी टर्म नज़र नहीं आएगी जो कि फैक्टराइजेबल हो, बल्कि यहाँ पर आपको एक ऐसी टर्म नज़र आएगी या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जो कि आपके पास जो है रेडिकल एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद होगा। रेडिकल एक्सप्रेशन मीन्स स्क्वायर रूट मौजूद होगा। तो इस किस्म के फंक्शंस की लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है हमने उसका कॉन्जुगेट बनाना होगा। कॉन्जुगेट क्या होगा, आपके पास सेम यही एक्सप्रेशन रहेगी
पर इसमें स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट या दो टर्म्स जो अलग अलग हैं, इनके दरमियान जो साइन है उसका ऑपोजिट, यानी यहाँ पर अगर आपको माइनस नजर आ रहा है तो आपने इसका प्लस ले लेना है, तो आपको ये जो आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। आपने क्या करना होगा, कॉन्जुगेट को के साथ इस फंक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद आपके पास टर्म्स कुछ इस तरह से बन जाएंगी, जो कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म नजर आ रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अगर आप गौर से देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रही है, जैसे कि मैंने राइट साइड पर यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास आते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से न्यूमरेटर से आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है मैंने उसको एज इट इज ही रहने दिया, x माइनस 4 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब न्यूमरेटर के टर्म्स में आपके पास स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर है, तो आप जानते हैं स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास न्यूमरेटर में बन जाएगा x फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपके पास आएगी 2 स्क्वायर विच इज 4। अब अगेन यहाँ पर अगर आप सही कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो कि कैंसिल होगा, और उसके कैंसिल होने के बाद जो आपके पास फंक्शन रह जाए आप इसमें लिमिट पुट कर दें, तो जो आपके पास लिमिट आ जाएगी वो कोई इंडिटर्मिनेट केस नहीं बनेगा, बल्कि वो सिंपली आपको कोई रियल वैल्यू मिल जाएगी, और ये रियल वैल्यू जो है आपके फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट होगी। थर्ड मेथड जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए है, ये 0 बाय 0 के लिए आपने फॉलो नहीं करना। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस बनता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर से बड़ी और कोई टर्म नहीं है, और फिर आपके पास डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपको वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर और कोई नजर नहीं आ रही, तो आपने न्यूमरेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, और इन दोनों को आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद जो फंक्शन आपके पास रह जाएगा उस पे लिमिट अप्लाई कर दें। अब आप याद रखिएगा कि इन्फिनिटी एक सिंबल है फॉर द वर्ड अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इन्फिनिटी खुद अनडिफाइंड है, उसका स्क्वायर या उसका कोई भी मल्टीपल भी अनडिफाइंड है। तो अगर आप जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही है, और हम जानते हैं कि कोई भी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, कोई भी रियल वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आउटपुट है ये 0 आता है। तो आपके पास न्यूमरेटर के 2 बाय इन्फिनिटी से आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 बाय इन्फिनिटी से आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास लिमिट पुट करने के बाद रह जाएगा 3 बाय 1 विच इज इक्वल टू 3, और ये इस फंक्शन की रिक्वायर्ड लिमिट है। अब इन तीनों मेथड्स को अपने माइंड में रखते हुए आपने ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम मेथड 1, ये 2 है रिलेटेड टू मेथड 2, और ये 3 है रिलेटेड टू मेथड 3। आपने ये एग्जाम्पल्स एज असाइनमेंट इनको सॉल्व करना है, और इनके सोल्यूशन को आपने जो है वो शेयर करना है मेरे साथ। इनमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आपको मार्क करके फिर आपको इन्फॉर्म करूँगी। थैंक यू सो मच।